हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका आरबी इकोनॉमिक्स पे, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा। तो जैसा कि हम लोग का चल रहा था क्लास 12 इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत कुछ टॉपिक हो चुके थे। और आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो आप लोग अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं से क्या समझते हो? क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि अपने देश के अंदर, जैसे मान लो कि संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, लेकिन जो क्या होता है, मनुष्य की आवश्यकता जो है वो असीमित होती है। तो इससे क्या होता है कि हमको डिसाइड करना होता है कि आखिर पहले हम किस आवश्यकता को पूरा करें, है ना? तो ये इनकी कुछ समस्याएं हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर क्या समस्याएं हैं। मेन समस्या आप लोग इसी बात की है कि हमारे पास जो है वो संसाधन जो है, रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं, वो क्या है, सीमित है ना? और उन्हीं आवश्यकताएं जो हैं वो क्या है, असीमित हैं। तो इन दोनों को बेसिस पे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, है ना? चलिए आगे देखते हैं आखिर क्या होता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। जब किसी देश के संसाधन सीमित होते हैं और मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, तब यह निर्णय लेना पड़ता है कि उपलब्ध संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग किया जाए। इसी कारण अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैंने बताया था ना आपको कि किस कारण केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब क्या होता है कि देश के संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं और मानव की आवश्यकताएं जो है असीमित होती हैं, तब यह निर्णय लेना होता है कि इन संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, है ना? तो यही कारण है केंद्रीय समस्याओं का। ठीक है, इसका डिफाइनेशन की बात करें तो सीमित संसाधनों के कारण उत्पन्न वे मूलभूत आर्थिक समस्याएं जिनका समाधान प्रत्येक अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है, केंद्रीय समस्याएं कहलाती हैं। क्या है? सीमित संसाधनों के कारण उत्पन्न वे मूलभूत आर्थिक समस्याएं जिनका समाधान प्रत्येक अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है, क्या कहलाती हैं? केंद्रीय समस्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आखिर कौन कौन सी हैं केंद्रीय समस्याएं। ठीक है, केंद्रीय समस्याओं को जानने से पहले हम उसके आधार को जान लेते हैं कि किस कारणवश यह उत्पन्न होता है, ये समस्याएं। ठीक है, केंद्रीय समस्याएं दो कारणों से उत्पन्न होती हैं। पहली बात, संसाधनों की कमी, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। और दूसरी क्या, वैकल्पिक प्रयोग, यानी अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, यदि सरकार के पास 100 करोड़ है, तो वह निर्णय लेगी कि इनका उपयोग विद्यालय बनाने में किया जाए, या अस्पताल अस्पताल बनाने में किया जाए, या सड़क निर्माण में किया जाए। तो ये इसके पास केंद्रीय समस्या बन जाता है, ये एक समस्या बन जाती है। ठीक है, तो दो कारण कौन कौन से हैं? पहली बात संसाधनों की कमी है, दूसरी बात क्या है, वैकल्पिक उपयोग है संसाधनों का। ठीक है, समझ में आया आपको केंद्रीय समस्या का आधार क्या है? ओके, अब देखते हैं हम लोग कि मेन रूप से जो है अर्थव्यवस्था की तीन समस्याएं होती हैं। मेन रूप से कितनी समस्याएं होती हैं? तीन समस्याएं होती हैं अर्थव्यवस्था की। ठीक है, फर्स्ट है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। ये निर्णय करना है कि किन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा उनकी मात्रा कितनी हो। पहली समस्या क्या है, इसमें यह निर्णय करना बड़ा मुश्किल होता है कि किन वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा उनको कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। जैसे कि गेहूं चावल हो गया, कार या बस हो गया, मोबाइल कंप्यूटर हो गया, यदि संसाधन सीमित है तो सभी वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं किया जा सकता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो संसाधनों का उचित उपयोग है और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति है ना? तो फर्स्ट समस्या आप लोग समझ में आया कि क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, यह पहली समस्या बनती है। जैसे मान लो कि हमको गेहूं उत्पादन करना है या चावल उत्पादन करना है, कार बनाना है या बस बनाना है, तो ये अपने पास समस्याएं हैं। ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अगर गेहूं उत्पादन करना है तो कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए,
कार बनाना है तो कितनी कार बनाने हैं। तो ये सब समस्याएं हैं जो इसकी पहली समस्या है ना। उसके बाद दूसरी समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए, यानी उत्पादन करने का तरीका क्या हो, है ना। हाउ टू प्रोड्यूस, यह निर्णय करना है कि वस्तुओं का उत्पादन किस तकनीक द्वारा किया जाए। यह भी काफी मुश्किल काम है। उत्पादन की दो प्रमुख तकनीकें होती हैं। पहली तो श्रम प्रधान तकनीकें, यानी कि जहाँ पे श्रमिक सस्ते मिल जाए और मजदूरी कम लगे, है ना, जहाँ पर अधिक श्रमिक हो जाए और कम मशीनें लगे। खाद्य रोजगार के इसमें अवसर अधिक बन जाते हैं, जैसे कि हस्तकरघा उद्योग, इसमें श्रमिकों की आवश्यकता ज्यादा होती है, मशीनों की कम होती है और मजदूरी की कीमत भी कम लगती है। ठीक है। तो ऐसे में श्रम प्रधान तकनीकी का उपयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ पूंजी प्रधान तकनीकें हैं, दूसरी पूंजी प्रधान तकनीकें जिसमें अधिक मशीनें, कम श्रमिक, उत्पादन अधिक। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल उद्योग निर्णय किन बातों पर निर्भर करता है इनका? संसाधनों की उपलब्धता, श्रम पूंजी की लागत एवं तकनीकी विकास। तो जो दूसरी समस्या है कि उत्पादन को कैसे किया जाए, तो उत्पादन करने के दो तरीके होते हैं। पहले तो श्रम प्रधान और दूसरा पूंजी प्रधान। श्रम प्रधान तकनीक जो है, मतलब इसके पास एक समस्या है, यह तभी कर सकता है जैसे कि श्रम प्रधान है तो जहाँ पे उसको श्रमिक सस्ते मिल जाएंगे वहां पे करेगा। जहाँ पूंजी प्रधान, जहाँ उसको पूंजी उपलब्ध होगा, हाँ, अधिक अधिक मशीनें प्राप्त होंगी, है ना, ऐसे में वो कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है अपनी बात, आपको बात मेरी? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये तीसरी बड़ी समस्या है अर्थव्यवस्था की। उत्पादन किसके लिए किया जाए? मान लो कि मैं जैसे गेहूं उत्पादन कर रहा हूँ, लेकिन किसके लिए कर रहा हूँ, कौन उसको खरीदेगा, कौन खाएगा, है ना, ये बहुत जरूरी है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, यह निर्णय करना है कि उत्पादित वस्तुओं का वितरण किन लोगों के लिए किया जाए। यह भी एक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण समस्या है। अर्थव्यवस्था की बात करें, जिसके पास अधिक क्रय शक्ति होती है वह अधिक वस्तुएं खरीद सकता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सरकार आवश्यकता के आधार पर वितरण करने का प्रयास करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सरकार तथा बाजार दोनों की भूमिका इसमें रहती है। तो उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये निर्णय करना बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीवाद में क्या होता है, किस पे होता है कि किसके पास क्रय शक्ति अधिक है ना। तो इसकी बहुत बड़ी समस्या है कि हम आखिर करें तो करें किसके लिए उत्पादन। अगर कोई कपड़ा बना रहे हैं तो क्या इस कपड़े को कोई पहनता भी है कि नहीं पहनता है, किसके लिए कर रहे हैं हम, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। कुछ और समस्याएं भी हैं, जैसे कि जैसे कि रोजगार की स्थापना कैसे हो, और संसाधनों के उपयोग और उत्पादन के वितरण में कुशलता कैसे प्राप्त हो, और आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो। इसकी कुछ और आर्थिक समस्याएं हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया ना क्या क्या। एक पहली बात तो यह हो गया कि इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, है ना। दूसरी बात क्या, कि उत्पादन करने का तरीका क्या हो, उसका ढंग क्या हो। और तीसरा क्या, उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए, यानी किसके लिए किया जाए। फिर इसी के अंतर्गत चौथा आप मान सकते हो कि रोजगार के स्तर की स्थापना कैसे हो, ये इसका प्रमुख केंद्रीय समस्या हो सकता है। दूसरा कि पांचवा की संसाधनों के उपयोग और उत्पादन के वितरण में कुशलता कैसे प्राप्त हो। छठा, ये भी बोल सकते हो कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज हो। ये इसकी प्रमुख समस्याएं हैं। ठीक है, लेकिन मेन रूप से आप तीन ही माना जाता है। ठीक है, ओके। अब इनका थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं आखिर क्या है केंद्रीय समस्याएं। पहली केंद्रीय समस्या क्या है? उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। क्या उत्पादन करें का मतलब क्या है? कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में बनाई जाए, जैसे कि गेहूं या बनाया जाए या कपड़ा बनाया जाए। ठीक है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें। तो इसमें ये बताया जाता है कि आखिर किस तकनीकी से उत्पादन करें, श्रम प्रधान तकनीकी से करें कि पूंजी प्रधान तकनीकी से करें, है ना, जैसे मशीन या श्रम से, है ना। किसके लिए उत्पादन करें, वस्तुओं के वितरण किसे मिले, यानी कि किसको ये वस्तु देना चाहिए, अमीर को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, सभी को देना चाहिए, है ना, ये चीज इसकी प्रमुख समस्याओं समझ में आ रही है ना आपको? मुझे तो लगता है मैंने पेपर जैसा बना दिया है तो आप लिख भी लोगे, और जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में भी आ रहा होगा बात को। तो देखते हैं कि आखिर केंद्रीय समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न क्यों होती हैं। क्यों उत्पन्न होती हैं, मैंने आपको पहले भी इसके कारण बता चुके हैं। तो क्यों उत्पन्न होते हैं? पहली बात तो संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। क्या संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। दूसरी बात क्या, कि आवश्यकताएं जो होती है ना, वो सिग्निफिकेंस जो होते हैं वो असीमित होते हैं, है ना।
और संसाधनों के अनेक वैकल्पिक उपयोग होते हैं। प्रत्येक आवश्यकता की एक साथ पूर्ति संभव नहीं होती है। ये इसके कुछ उत्पन्न होने के कारण हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब इनके समाधान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो इसका समाधान मूल्य तंत्र के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? मूल्य तंत्र के द्वारा। ऐसे में आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जा सकता है? मूल्य तंत्र के द्वारा। यानी कि जिस वस्तु का जितना डिमांड होगा उसके हिसाब से उसका उत्पादन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कपड़े का डिमांड है तो कपड़े का उत्पादन करेंगे, है ना, इस तरीके से। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें सरकार द्वारा नियोजन से किया जाता है। यानी सरकार इसको सुझाव देती है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, है ना। सरकार द्वारा पूरा डिसाइड किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? बाजार और सरकार दोनों की संयुक्त प्रयास करते हैं, है ना। तो इसके कुछ समस्या का समाधान इस तरीके से होता है ना। जैसे मान लो कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाए, इसमें बोल दिया जाए कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, तो ये सब बाजार मूल्य तंत्र के द्वारा निर्धारित होगा कि अगर बाजार में जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी उस चीज का ज्यादा निर्माण होगा, जिस चीज ज्यादा मांगेंगे उसी चीज का होगा, है ना। कैसे किया जाएगा? तो सब उसी के हिसाब से, अगर मजदूर सस्ते होंगे तो श्रम प्रदान होगी, अगर पूंजी मिल जाएगा पर्याप्त तो पूंजी प्रदान होगा, है ना। और किसके लिए किया जाए तो ये भी डिसाइड हो जाएगा बाजार से ही कि कौन से लोग ज्यादा हैं, कौन से लोग किसकी डिमांड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। और समाजवादी में क्या है कि अमीर गरीब सबको देखता है तो सबको बराबर वितरण करने का प्रयास करेंगे। मिक्स्ड में इन दोनों का मिक्सअप हो जाता है ना। ओके, फिर थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट के हिसाब से, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में। थोड़ा सा केंद्रीय समस्याओं का मूल कारण क्या होता है? संसाधनों की स्कैरसिटी, दुर्लभता। ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कास्ट का संबंध केंद्रीय समस्याओं से है, क्योंकि एक विकल्प चुनने पर दूसरे विकल्प को त्याग करना पड़ता है। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी कास्ट को। ठीक है। ओके, एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं थोड़ी सी कि मान लीजिए कि किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है। ठीक है। और उसके पास तीन प्रश्न होंगे कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। मान लीजिए क्या उत्पादन करें तो सोचेगा गेहूं करूं कि धान करूं कि सोयाबीन करूं, है ना। फिर उसके बाद सोचेगा कि ट्रैक्टर से जुताई करूं, कैसे उत्पादन ट्रैक्टर से करूं या बैलों से। फिर किसके लिए उत्पादन करें? स्थानीय बाजार के लिए, सरकारी खरीद के लिए, कि निजी व्यापारियों के लिए। ये इसके लिए दुविधा की बात होती है। ये तीनों व्यवसाय की केंद्रीय समस्या है। तो आपको समझ में आया ना? इस उदाहरण के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या उत्पादन, कैसे उत्पादन, किसके लिए उत्पादन, है ना। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि मैं ज्यादा बर्डन आपको नहीं देना चाहता। एक केक जैसे मैंने पहली क्लास में बता दिया था आपको कि मैं कैसे कैसे इस चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो आज की क्लास में केवल इतना ही बात करना था मेरे को कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमिक है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपॉर्चुनिटी कास्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक है। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है। और अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।